जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर, कैसे अमेरिका बनाम ब्रिक्स बन चुका है। दोस्तों 8 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक क्यों साध ली चुप्पी, क्यों ट्रंप का 8 घंटा 50 घंटे को भी पार कर गया, लेकिन अब तक ट्रंप ने उस अल्टीमेटम पर कोई बयान नहीं दिया। बताएंगे दोस्तों कैसे ब्रिक्स हावी हो गया डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर पर। तो वहीं आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी में अपना भारत इन चीजों पर लगा सकता है जवाबी भारी भरकम टैरिफ। दोस्तों तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहे जाने का तगड़ा जवाब दिया है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तानी सेना से अरब सागर में बेगारी कराएगा अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के मिशन मुनीर को लेकर सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा आपको बताने वाले हैं। जनरल मुनीर के अमेरिका जाने के बाद ट्रंप ने आखिर ये कैसा फैसला लिया है पाकिस्तानी सेनाओं को लेकर, और कैसे जनरल मुनीर का मंसूबा इतना बढ़ गया कि अमेरिका की धरती पर जाकर के आधी दुनिया को उड़ा देने की बात कहने लगा। दोस्तों वहीं भारत के बाद अब जापान में ब्रिटिश F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग 20 मिनट तक बंद रहा रनवे। अब उठने लगे F-35 फाइटर जेट को लेकर गंभीर सवाल कि आखिर इतनी खराबियां क्यों आ रही हैं इसमें। तो वहीं दोस्तों सोने चांदी की कीमतों से जुड़ी सारी बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के विदेश नीति का मानते हैं कि कोई जवाब नहीं, साथ ही मानते हैं कि भारत को उसकी स्वतंत्र नीति का बड़ा ही बम्पर फायदा हुआ है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों रूसी तेल खरीदने को लेकर जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया तो लगे हाथ उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी। जिनको नहीं याद है बता दें, उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि 8 घंटे में देखिए, मात्र 8 आवर्स में देखिए और क्या क्या होता है। आशंका थी कि अगले 8 घंटों के बाद भारत के खिलाफ और ज्यादा टैरिफ या फिर किसी तरह के प्रतिबंध का ऐलान किया जाएगा, लेकिन दोस्तों करीब 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साध ली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ तो ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक बैकफुट पर चले गए हैं। वही बात हम आपको आज बताने वाले हैं कि क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से चुप्पी साध ली। इस मुद्दे पर आखिर क्या ट्रंप को ऐसा दिख गया जिससे कि अमेरिका को हो सकता है भारी नुकसान, और कैसे ट्रंप के अगेंस्ट में बन रहे हैं गुट पर गुट, यानी ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं दोस्तों, जिससे ट्रंप डरते नजर आए हैं। उनमें से जो कुछ बड़ी बातें हुई हैं दोस्तों वो है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजित डोभाल जी का मॉस्को दौरा, मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना, प्रधानमंत्री मोदी जी के चीन दौरे का ऐलान होना, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी में टेलीफोन पर बात होना, और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करना। इन सभी बातों में कॉमन एक ही चीज है दोस्तों, और वो है ब्राजील, भारत, रशिया और चीन। ये चारों देश ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स के एक्टिवेट होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं क्या। दोस्तों जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% के बाद और 25% का टैरिफ लगाया, यानी कुल 50% का टैरिफ लगाया, जिसके बाद से भारत अपना और ज्यादा बौखला गया। वैसे ब्राजील पर पहले से इतने % का ट्रंप ने टैरिफ लगा ही दिया था, वहीं चीन भी ट्रंप के सपोर्ट में नहीं, और रशिया तो बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं रशिया को लेकर ये सारी बातें उठी हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज जरूर दिखाई दे गई कि इन्होंने ऐसे ऐसे देशों पर टैरिफ लगाया है जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, और लगातार ब्रिक्स की नई करेंसी को लेकर मांग की जा रही है कि हम नई करेंसी का इस्तेमाल करें, जिसकी खबर दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप के कानों तक पहुंचाई जा चुकी है। ट्रंप के दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि अगर तुम इन देशों पर टैरिफ लगाओगे तो तुम्हारी काट निकालने के लिए तैयार बैठे हैं ये ब्रिक्स सदस्य के देश। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के खिलाफ ब्रिक्स देश बहुत बड़ा ऐलान करने की तैयारी में है दोस्तों, ये हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहे हैं। और वो ऐलान है ब्रिक्स करेंसी को लेकर जो अमेरिका के पैरों तले जमीन हिलाने वाला होगा। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के हर दिन के टैरिफ नौटंकी के खिलाफ ब्रिक्स देश जवाब देने की तैयारी कर रहा है, और ये एकमात्र जवाब ट्रंप का खाना पीना बंद कर देगा। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिक्स देश वैश्विक GDP में करीब 35.6% का योगदान देते हैं, और ये अब ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं।
इतना ही नहीं, आप सभी को पता ही होगा, जिनको नहीं पता बता दे, ब्रिक्स का अब विस्तार हो चुका है और इसमें कई अन्य नए देश शामिल हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर शामिल देश चीन के ज्यादा करीबी हैं, जिनमें से ज्यादातर देशों के साथ भारत की अच्छी दोस्ती है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स का 5वां सदस्य दक्षिण अफ्रीका है, जो अभी तक स्थिर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच की बातचीत अब औपचारिकता से आगे बढ़ चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन के बीच की लंबी बातचीत भी शामिल है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी से लंबी बातचीत की है और दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार को 2030 तक 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने 7 सालों के बाद चीन जाएंगे, जो बीजिंग और दिल्ली के बीच सामान्य होते संबंध के साथ साथ एक नए अध्याय के खुलने का इशारा है। दिलचस्प बात यह है कि चीन का आधिकारिक मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी भारत को लेकर अपना स्वर नरम करता दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चीन में स्वागत होगा जैसा बयान दे रहा है और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बार बार भारत के पक्ष में बयान जारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कहा है कि जो ब्रिक्स देश अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएंगे उन्हें अतिरिक्त 10% टैरिफ झेलना होगा। भारत ने इसे अनुचित करार दिया और साफ कर दिया कि रशिया के साथ उसके रिश्ते लंबे समय से भरोसे पर टिके हैं और इन्हें किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप से सीधी बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया और ब्रिक्स की अध्यक्षता का इस्तेमाल सामूहिक जवाब देने के लिए करने का ऐलान किया। ऐसे में सवाल यह है दोस्तों कि जब ब्रिक्स देश वाकई एक साथ आने लगे हैं और जुगलबंदी करने लगे हैं, तो क्या ट्रंप वाकई थोड़ा बैकफुट पर आए हैं या फिर वो ब्रिक्स को काउंटर करने की नई कोई योजना बना रहे हैं? अगर ब्रिक्स देश वाकई नई करेंसी की घोषणा कर देते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर किसी देश ने अभी तक ब्रिक्स करेंसी को रोक रखा है तो वो इकलौता भारत देश है। जी हाँ, और भारत से ही पंगे ले रहा है अमेरिका। यहाँ तक कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने, पूर्व एनएसएज ने ट्रंप को सलाह दिया है कि सबसे पंगे ले लो, लेकिन भारत जो बढ़ती इकोनॉमी है उससे पंगा मत लेना। अगर भारत से पंगा लिया तो तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे और अमेरिका के लिए ये बर्बादी का सबब होगा। ये सारी सजेशंस डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत एक बार रूठ गया तो चीन के खिलाफ जो वो भारत की जमीन का इस्तेमाल करता है वो नहीं कर पाएगा। जमीन इज द सेंस कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत ही उसका एक सहयोगी है और ये बात अमेरिका को पता है। ऐसे में चीन तक पहुंच बनाने के लिए उसे भारत से होकर ही गुजरना पड़ेगा, जो कि फिर संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही और भी बहुत से फैक्टर्स है, अगर वो भारत से दुश्मनी मोल लेता है तो उसी को भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन बातों से तो वाकई में ये सच होता है कि अपना भारत किसी विश्व गुरु से कम नहीं, तो इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और ट्रंप क्या लगता है आपको, क्यों बैकफुट पर आ चुके हैं या फिर वो कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं ब्रिक्स के खिलाफ? जो भी आपको लगता हो दोस्तों सुझाव जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ अपना भारत दोस्तों ट्रंप को सबक सिखाने की पूरी तैयारी में है। इन चीजों पर लगा सकता है कभी भी भारी भरकम टैक्स। बता दें, भारत अमेरिका द्वारा भारत से आयातित स्टील, एल्यूमिनियम और संबंधित उत्पादों पर 50% शुल्क लगाने के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 31 जुलाई को सभी भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ की घोषणा के बाद भारत की पहली औपचारिक जवाबी कार्रवाई होगी, जिसके बाद 6 अगस्त को भारत के रूसी तेल आयात पर नए जुर्माने लगाए गए थे। जी हां, बता दें कि स्टील और एल्यूमिनियम विवाद फरवरी से ही सुलग रहा है, जब ट्रंप प्रशासन ने इन मेटल्स पर 25% टैरिफ लगाया था। जून में शुल्क दुगना करके 50% कर दिया गया था। इससे कम से कम 7.6 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर असर पड़ा है। भारत भी दोस्तों अपना ट्रंप के इस रवैये को वेट एंड वॉच मोड में देख रहा है। अगर जरा सा भी लगेगा कि अब ट्रंप सुधरते दिखाई नहीं दे रहे तो अपना भारत भी किसी भी क्षण इन चीजों पर टैरिफ लगा सकता है दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, वहीं दूसरी तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप द्वारा भारत के इकोनॉमी को डेड कहे जाने का तगड़ा जवाब दिया। मोदी जी ने बेंगलुरु में कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ चुके हैं, जल्द ही अब टॉप 3 में भी आ जाएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सैनिकों की आतंकी और पाकिस्तान को घुटने में लाने की क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है। इसकी सफलता के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया की ताकत है। इसमें बेंगलुरु के युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें,
पाकिस्तानी सेना से अरब सागर में बेगारी करवाएगा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के मिशन मुनीर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम से पूरी दुनिया हैरान है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप पाकिस्तान की नागरिक सरकार की जगह वहां की कुख्यात सेना के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया था। यह किसी भी देश के सेना प्रमुख के लिए एक बड़े सम्मान की बात थी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील फाइनल की है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान में तेल के क्षेत्र में भी सहयोग को लेकर बड़ी घोषणा की थी, लेकिन विशेषज्ञों को इस बात का अंदेशा था कि ट्रंप एक महत्वाकांक्षी और लोभी राजनेता है। ऐसे में वो पाकिस्तान में कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें सिर्फ अमेरिका का हित हो। अब उस बात का खुलासा हो गया है। दोस्तों, अमेरिका ने अपने हितों को साधने के लिए मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर सैनिकों और जंगी जहाजों को तैनात किया हुआ है। इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का छठा बेड़ा भी तैनात है। अमेरिका की कोशिश अपने सहयोगियों की सुरक्षा के साथ वैश्विक ऊर्जा प्रवाह पर भी अपनी पकड़ को बनाए रखने की है। इस क्षेत्र से ही पूरी दुनिया का लगभग 80% ऊर्जा का परिवहन होता है। अपने पहले कार्यकाल से ही ट्रंप चाहते रहे हैं कि स्थानीय देश इस क्षेत्र में अपनी सेनाओं को तैनात करे ताकि अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की आवश्यकता न पड़े। ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी सैनिकों को खाड़ी और दूसरे इलाकों में तैनाती जैसे मिशनों से दूर रहना चाहिए। उनके सलाहकारों का भी कहना है कि अमेरिकी सैनिकों को भविष्य के महाशक्ति संघर्षों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को अरब सागर के उन इलाकों में तैनात करे जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी से संघर्ष का खतरा ज्यादा है। इनमें ईरान के करीब के इलाके शामिल है। इसके अलावा हुतियों के हमलों से प्रभावित लाल सागर क्षेत्र में भी ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तानी सेना मौजूद रहे। इसके लिए वो पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की एक और नई चाल का खुलासा ये हो रहा है कि ट्रंप इस जगह पर पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात करके कहीं ना कहीं पाकिस्तान ईरान के रिश्तों में भी खटास लाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ईरान जैसे क्षेत्र के आस पास अमेरिका अपने कंट्रोल के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को तैनात करेगा तो कहीं ना कहीं ईरान इस चीज से जरूर बौखलाएगा कि पाकिस्तान ने इस चीज के लिए इजाजत कैसे दे दी, जबकि ईरान के लिए पाकिस्तान उसका पड़ोसी है। दोस्तों, अमेरिका शुरू से ही दो देशों में शांति का तो नहीं पता, लेकिन लड़वाने में एक नंबर रहा है और वो शुरू में ऐसे लुभावने ऑफर देता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी, जहां अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने भारत को न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी दी है। दोस्तों, कह दिया अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को भी लेकर डूब जाएंगे। जी हां, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में बैठकर गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत से युद्ध में पाकिस्तान को अस्तित्व संकट का सामना करना पड़ा तो वे पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में धकेल देंगे। उन्होंने कहा कि हम एक परमाणु राष्ट्र है, अगर हमें लगे कि हम हार रहे हैं, हम डिफीट हो रहे हैं, तो हम आधे दुनिया को साथ लेकर डूब जाएंगे। ये पहली बार है जब अमेरिकी धरती पर ऐसे परमाणु खतरे की धमकी दी है। दोस्तों, वो भी किसी तीसरे देश ने अमेरिका तक ऐसी धमकी नहीं दे पाया। अब आसिम मुनीर जो अमेरिका पहुंचे हैं वो अमेरिका की धरती से ऐसी धमकी दे रहे हैं। आपको बता दे, द प्रिंट की स्टोरी के मुताबिक मुनीर ने कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया है, जिससे कि 2.5 करोड़ लोग भूखे मर सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि जब भारत कोई बांध बनाएगा तो वे 10 मिसाइलों से उसे तबाह कर देंगे। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा कि सिंधु नदी पर भारत का निजी मालिकाना हक नहीं है और हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। ये धमकी एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में दी गई जिसका आयोजन फ्लोरिडा के टाम्पा में व्यवसायी अदनान असद ने किया था। समारोह की शुरुआत कुरान की आयत की पढ़ाई और पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान से हुई। इस अवसर पर मेहमानों को मोबाइल फोन व डिजिटल डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं दी और भाषण का कोई लिखित दस्तावेज भी जारी नहीं किया गया। दोस्तों, आसिम मुनीर की 2 महीने में यह दूसरी बार अमेरिकी यात्रा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान और उनके हुक्मरानों की इन गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं, तो सामने लाइक का बटन है। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में मुनीर के इस गीदड़ भभकी का क्या जवाब देंगे आप लोग दोस्तों जरूर लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान ने भारत के लिए बंद किया था एयर स्पेस। 2 महीने में पाकिस्तान ने गवाए 1240 करोड़ रुपए। जी हां, कंगाली में आटा गीला की सबसे बड़ी खबर बता दे, भारत की ओर से 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की संसद में शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान को 2 महीनों में 1240 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का नुकसान
नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये नुकसान 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच हुआ है, जब भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। इस कदम से रोजाना 100 से 150 भारतीय विमान प्रभावित हुए। यानी कि दोस्तों ऐसा कदम उठा करके उसने खुद अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारा, और ये कदम उसने तब उठाया जब खुद पाकिस्तान की हालत हमेशा से गर्त में रही है, चरमराई रही है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति पाकिस्तान की थी। वहीं बता दें, मोहम्मद यूनुस की तानाशाही पर यूनाइटेड नेशन में मचा बवाल। शेख हसीना की पार्टी BAL से बैन हटाने की मांग। जी हां, बांग्लादेश में सियासी उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। इस बीच बांग्ला सियासत में एक नया मोड़ तब आया जब ब्रिटेन के मशहूर वकीलों के समूह डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स के 2 वकीलों ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के स्वतंत्र विशेषज्ञ के सामने एक खास अपील दायर की। यह अपील बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग की ओर से की गई है, जिसमें अंतरिम सरकार के जरिए लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है। इस वकील को वरिष्ठ वकील स्टीवन पॉवेल्स केसी और एलेक्स टिंसले ने तैयार किया है। दोनों ने संयुक्त राष्ट्र के डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल ऑर्डर के स्वतंत्र विशेषज्ञ और अन्य संबंधित संस्थाओं से गुजारिश की है कि वे बांग्लादेश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए यूनुस प्रशासन पर दबाव डालें। डॉडी स्ट्रीट चैम्बर्स की ओर से संयुक्त राष्ट्र को दी गई अपील में कहा गया है कि अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाना न सिर्फ मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये बांग्लादेश में लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए भी खतरा है। अपील में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अवामी लीग को आने वाले सभी चुनावों में हिस्सा लेने की पूरी तरह से इजाजत दी जाएगी, साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए जाएं। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि शेख हसीना की सरकार फिर से बांग्लादेश में लौटनी चाहिए, तो इन मुद्दे पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां भारत के केरल के बाद अब जापान में ब्रिटिश F-35 लड़ाकू विमान की आपातकालीन लैंडिंग। एक ब्रिटिश F-35 ने युद्धाभ्यास के दौरान आई तकनीकी खराबी के कारण जापान में आपातकालीन लैंडिंग की है। यह ब्रिटिश विमान जापान और अमेरिका सहित कई देशों के संयुक्त युद्धाभ्यास में शामिल था। इसने इस युद्धाभ्यास के दौरान ब्रिटिश विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भरी थी। ये ब्रिटिश F-35B विमान की आपातकालीन लैंडिंग की दूसरी घटना है। इससे पहले जून में एक और F-35B विमान ने भारत में आपातकालीन लैंडिंग की थी। इस विमान ने भी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स विमान वाहक पोत से ही उड़ान भरी थी। यह विमान 1 महीने से ज्यादा समय तक भारत में फंसा रहा और कड़ी मेहनत के बाद ही इसे उड़ान के लायक बनाया जा सका। जापानी मीडिया के मुताबिक 10 अगस्त की सुबह एक ब्रिटिश F-35B लाइटनिंग लड़ाकू विमान ने जापान के किरीशिमा शहर स्थित कागोशिमा हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं और हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया। ऐसे में दोस्तों इस F-35 लड़ाकू विमान को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं कि लगातार इस विमान में इतनी खराबी क्यों आ रही है, जबकि इसको सबसे उन्नत का लड़ाकू विमान माना जाता है। दोस्तों अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले ही मच गया बखेड़ा। जेलेंस्की ने दे दी चेतावनी। अगले हफ्ते होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अहम बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वे रशिया को युद्ध में कब्जा किए गए यूक्रेनी इलाके सौंपने को कतई मंजूरी नहीं करेंगे। दरअसल यूक्रेनी अधिकारियों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों के मुताबिक 3 साल से ज्यादा के इस महायुद्ध में रूसी सेना यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर चुकी है और ट्रंप भी ये संकेत दिया है कि कब्जा किए गए यूक्रेनी हिस्सों को रशिया को देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही दोस्तों जेलेंस्की भड़क उठे और उन्होंने कह दिया कि 1 इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी यूक्रेन की, और कहा कि अगर समझौता ऐसा ही कुछ हुआ तो हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि रशिया को किसी भी हाल में यूक्रेन का दूसरा बंटवारा नहीं करने दिया जाएगा। रशिया के जमीन देकर नहीं बल्कि न्यायपूर्ण तरीके से जंग खत्म करके ही शांति आ सकती है। हम इस दूसरे बंटवारे की कोशिश को नाकाम करेंगे। हम रशिया को जानते हैं, जहां दूसरा बंटवारा होगा वहीं तीसरा भी होगा, इसलिए हम अपनी पोजीशन पर डटे हैं। युद्ध का अंत शांति और मजबूत सुरक्षा ढांचे के साथ होना चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिलने वाले हैं। इसमें जंग खत्म करने पर बात होनी है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि जंग खत्म करने के लिए कुछ इलाकों की अदला बदली तो करनी ही होगी, जिसके बाद दोस्तों जेलेंस्की काफी ज्यादा बौखला उठे। नेक्स्ट खबर बता दें,
लंदन में सड़क पर उतरे फलस्तीन समर्थक, नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन, 365 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां, ब्रिटेन में फलस्तीन समर्थक समूह पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर प्रदर्शन किए गए। इस नए कानून पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए जानबूझकर कानून का उल्लंघन करने के आरोप में शनिवार को 365 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। संसद ने जुलाई की शुरुआत में पैलेस्टाइन एक्शन नामक समूह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित किया था दोस्तों, जिसके विरोध में ये उतरे हैं। तो वहीं नेतन्याहू के फैसले का भी भारी विरोध हुआ है। इजराइल की सड़कों पर 10,000 से भी ज्यादा लोग उतरे। जी हां, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शुक्रवार को पुष्टि की कि इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कंट्रोल करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इजराइल की इस योजना की दुनिया भर के संगठन निंदा कर रहे हैं। अब इजराइल में ही इसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। शनिवार शाम को तेल अवीव और इजराइल के विभिन्न शहरों में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और उन्होंने गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए इजराइल की ओर से नियोजित अभियान शुरू करने से पहले बंधक समझौते और युद्ध विराम समझौते की मांग कर दी। ऐसे में नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया कि गाजा पर कब्जा करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है उसको आजाद कराना। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां राहुल गांधी को महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव आयोग का नोटिस, 10 दिन में मांगे इलेक्शन में गड़बड़ी के सबूत। जी हां, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा और इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। और अब महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया है, जिस आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग पर अनियमितता का आरोप लगाया था। साथ ही उन्हें 10 दिनों के अंदर हस्ताक्षरित पेश करने के लिए भी कहा गया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे हस्ताक्षरित घोषणा या शपथ 10 दिनों के भीतर कार्यालय को वापस कर दे, ताकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी की अगुवाई में पार्लियामेंट से इसी दफ्तर तक मार्च करेंगे 300 सांसद। इंडिया ब्लॉक के सांसद कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी की अध्यक्षता में सोमवार को यानी आज राजधानी दिल्ली में संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करने वाले हैं। विपक्षी सांसद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए कथित तौर पर वोट चोरी का विरोध करेंगे। हालांकि दोस्तों, चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से नोटिस जारी किया है राहुल गांधी को, उसका जवाब राहुल गांधी देते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जबरदस्ती का मार्च करेंगे। क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी अगर प्रूफ खेल रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने जो नोटिस जारी किया है उसका जवाब दें। यहाँ किसकी गलती लगती है दोस्तों, आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी बीच दोस्तों, ये टीवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।